बच्चा जो बिना किसी वजह के हंस रहा है। लेख कहता है कि उसे नहीं पता वो कौन है, क्या बनेगा, दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी, वो बस है। ही इज जस्ट बीइंग। ये होने की अवस्था सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक ख्याल नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से लेख की पूरी बुनियाद शुरू होती है। ये होने यानी बीइंग और बनने, बिकमिंग का जो फर्क है वो सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात नहीं है। इसे ऐसे समझिए, होना वो अवस्था है जब आप किसी काम को उसके नतीजे की परवाह किए बिना करते हैं। बच्चा जब खेल रहा होता है तो वो जीतने या हारने के लिए नहीं खेलता, वो सिर्फ खेलने के मजे के लिए खेलता है। वो उस पल में पूरी तरह मौजूद है। यही होना है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, पूरा सिस्टम हमें बनने की ट्रेनिंग देता है। अच्छा स्टूडेंट बनो, फिर एक सफल प्रोफेशनल बनो, एक अच्छा पति या पत्नी बनो, फिर एक जिम्मेदार नागरिक बनो। ये बनने की लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन क्या ये बनना जरूरी नहीं है? मतलब समाज में रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ लक्ष्य तो तय करने ही पड़ेंगे ना, कुछ बनना तो पड़ेगा ही। अगर सब लोग बस होने की अवस्था में चले जाएं, तो दुनिया कैसे चलेगी? बिल्कुल सही पॉइंट है। और लेख ये नहीं कहता कि बनना छोड़ दो, वो उस प्रक्रिया में छिपे एक खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। खतरा यह है कि बनने की इस रेस में हम उस होने के एहसास को पूरी तरह खो देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको पेंटिंग का शौक है। जब आप अकेले में अपने लिए कैनवास पर रंग भर रहे होते हैं, तब आप होने की अवस्था में होते हैं। आपको कोई चिंता नहीं कि पेंटिंग अच्छी बन रही है या बुरी, कोई इसे खरीदेगा या नहीं। आप बस उस प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जिस पल आपके दिमाग में यह ख्याल आता है कि मुझे एक महान पेंटर बनना है या इस पेंटिंग को बेचकर पैसे कमाने हैं, उसी पल आप बनने की प्रक्रिया में शिफ्ट हो जाते हैं। अब आपका ध्यान प्रक्रिया से हटकर नतीजे पर चला गया है। और लेख के मुताबिक शांति उस होने में है और बेचैनी उस बनने में। वाह, ये पेंटिंग वाला उदाहरण, इसने तो इसे बहुत साफ कर दिया। ये स्विच इतना छोटा है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम शौक से निकलकर एक टारगेट पूरा करने लगते हैं। तो लेख कह रहा है कि शांति इसी होने की अवस्था से जुड़ी हुई है। और यहीं पर लेख एक और दिलचस्प बात कहता है जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। वो खुशी, हैप्पीनेस और शांति, पीस में फर्क करता है। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, और ज्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं। लेकिन लेख इसे बहुत खूबसूरती से अलग करता है। वो कहता है खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। प्रमोशन मिल गया तो आप खुश हैं, लॉटरी लग गई आप खुश हैं, किसी ने तारीफ कर दी आप खुश हैं। ये सब बाहरी घटनाएं हैं। जैसे ही वो घटना खत्म होती है या उसका असर कम होता है, खुशी भी चली जाती है। इसे ऐसे सोचिए, प्रमोशन मिलने पर जो मिलता है वो खुशी है, ये बाहरी घटना पर निर्भर है और कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती है। और शांति? शांति अंदरूनी है, वो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। लेख के हिसाब से प्रमोशन ना मिलने के बावजूद रात को सुकून से सो पाना, वो शांति है। ये बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। खुशी एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है। शांति वो समुद्र की गहराई की तरह है। सतह पर चाहे जितनी भी लहरें हों, गहराई में एक ठहराव होता है। इसीलिए खुशी पाने के लिए हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, बेहतर नौकरी, बड़ा घर, नए रिश्ते। लेकिन शांति के लिए हमें अंदर की दुनिया में झांकना पड़ता है। ठीक है, तो अगर शांति भीतर की चीज है तो हमें बस अंदर झांकना है और शांति मिल जाएगी। ये तो बहुत आसान लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सीधा है। बल्कि सच तो यह है कि अंदर झांकना शायद सबसे मुश्किल काम है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये आसान बिल्कुल नहीं है। और लेख बताता है कि क्यों। क्योंकि जब हम अंदर झांकते हैं तो वहां कोई सुंदर शांत बगीचा नहीं मिलता। वहां मिलता है हमारे डरों का जखीरा, पुरानी चोटें, ऐसे गुस्से जिन्हें हमने दबा दिया था, ऐसी बातें जो हम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। हमारे अंदर एक पूरी खिचड़ी पकी होती है और इसी शोर, इसी उथल पुथल का सामना करने से हम डरते हैं। इसीलिए हम बाहर शोर ढूंढते हैं। एग्जैक्टली। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं, इतना शोर पैदा कर लेते हैं कि अंदर की आवाज सुनाई ही न दे। लगातार काम करना, 24 घंटे फोन पर लगे रहना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये सब उस भीतरी शोर से भागने के तरीके हैं। हम बाहर के शोर से अंदर के मौन को ढकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस मौन में हमें खुद का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम एक बंद गली में हैं।
अगर अंदर इतना शोर है, इतने जख्म हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? ये तो एक असंभव काम लगता है। मुझे याद है लेख में इस पर एक बहुत ही चौंकाने वाली पर सरल बात कही गई थी। हाँ, और वो बात शांति की पूरी धारणा को बदल देती है। लेख कहता है कि शांति पाने के लिए आपको कुछ हासिल नहीं करना है, कोई मंत्र नहीं जपना है, किसी पहाड़ पर नहीं जाना है। आपको बस एक काम करना है, रुकना, ठहर जाना। मैं लेख से वो लाइनें पढ़ना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला। लेकिन शांति तभी आती है जब आप रुकते हैं, जब आप चुप होते हैं, जब आप खुद के साथ बैठने की हिम्मत करते हैं। मुझे ये हिम्मत शब्द ये बहुत पसंद आया। जब मैंने ये हिम्मत शब्द पढ़ा तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम शांति को एक आरामदायक मुलायम चीज समझते हैं, जबकि लेखक इसे एक मुश्किल, एक साहसी काम बता रहा है। ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। बिल्कुल, ये हिम्मत का काम इसलिए है क्योंकि जब आप रुकते हैं तो कोई जादू नहीं होता है, बल्कि वो सारा कचरा, वो सारे डर, वो सारी दबी हुई भावनाएं सतह पर आने लगती हैं जिनका सामना करने से आप अब तक भाग रहे थे। उस वक्त बस बैठकर उन सब चीजों को महसूस करना, बिना उनसे भागे, बिना उन्हें कोई नाम दिए, यही हिम्मत है। ये खुद से आंख मिलाने का साहस है, बिना किसी मुखौटे के। शांति उस लड़ाई के बाद का इनाम है जो आप अपने अंदर की उथल पुथल से लड़ते नहीं, बल्कि उससे स्वीकार करके जीतते हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है, लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा होता है जो शायद हर सुनने वाले के मन में होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब है जीवन में कोई समस्या न होना, एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी शांति महसूस होती है? ज्यादातर लोगों के लिए तो शांति का मतलब ही समस्याओं का ना होना है। क्या ये लेख की सोच थोड़ी आदर्शवादी, थोड़ी आइडियलिस्टिक नहीं है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और लेख इसका बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देता है। वो साफ कहता है कि शांति का मतलब समस्याओं का अंत नहीं है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, वो आती जाती रहेंगी। असली शांति ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में तूफान ना आए। असली शांति ये है कि जब तूफान आए तो आप उसके बीच में एक चट्टान की तरह खड़े रहें, एक पत्ते की तरह उड़ ना जाएं। लेख की भाषा में कहें तो समस्याओं के बीच भी आप भीतर से टूटते नहीं। यही आंतरिक स्थिरता है। तो शांति एक तरह का इमोशनल कवच है। कवच से भी बेहतर शब्द है लंगर। लेख ने एक बहुत सुंदर बात कही गई है। जब शांति आती है तो दुख भी आता है, लेकिन बहा नहीं ले जाता। खुशी भी आती है, लेकिन अहंकार नहीं बनती। इसे उस लंगर वाले उदाहरण से समझिए। समुद्र में लहरें उठेंगी, तूफान भी आएगा, लेकिन जिस जहाज ने लंगर डाल रखा है वो अपनी जगह पर टिका रहता है, बह नहीं जाता। इसी तरह शांति आपको भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहने नहीं देती। कोई बुरी खबर आपको पूरी तरह डुबो नहीं देती और कोई बड़ी सफलता आपको हवा में उड़ाकर अहंकारी नहीं बना देती। आप अपनी जमीन पर टिके रहते हैं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई संभव है? जब कोई बड़ी मुश्किल आती है, नौकरी चली जाती है या कोई अपना बिछड़ जाता है, तो क्या कोई इंसान सच में लंगर डाले जहाज की तरह स्थिर रह सकता है, या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? देखिए, लेख ये दावा नहीं करता कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा। दर्द होगा, दुख भी होगा, आप इंसान हैं। लंगर का मतलब ये नहीं है कि जहाज को लहरों के थपेड़े महसूस नहीं होते। थपेड़े लगते हैं, जहाज हिलता भी है, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, डूबता नहीं है। शांति का मतलब है कि उस गहरे दुख के बावजूद आपके अंदर कहीं एक कोना ऐसा होता है जो जानता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपके वजूद का, आपकी पहचान का आधार वो दुख नहीं बन जाता। आप दुख से बड़े रहते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं, लेकिन हाँ, ये संभव है। ठीक है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल परिभाषा है। तो अब तक हमने समझा कि होने और बनने का क्या चक्कर है, शांति और खुशी में क्या फर्क है, और असली शांति समस्याओं के खत्म होने में नहीं, बल्कि उनके बीच टिके रहने में है। लेकिन इसका असर क्या होता है? मान लीजिए किसी ने यह आंतरिक शांति पा भी ली, तो क्या ये सिर्फ उसका एक पर्सनल अंदरूनी अनुभव बनकर रह जाता है? नहीं, और मेरे हिसाब से ये लेख का सबसे खूबसूरत और उम्मीद देने वाला हिस्सा है। लेख कहता है, और सबसे सुंदर बात यह है कि शांति दूसरों को भी छूती है। हाँ। और आगे, शांत व्यक्ति बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब शांत इंसान की वाइब्स अच्छी होती हैं।
आप इसे वाइब्स कह सकती हैं या प्रेजेंस कह सकते हैं। हाँ। इसे एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए किसी ऑफिस की मीटिंग में या किसी परिवार की बहस में बहुत तनाव का माहौल है, सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं और उस कमरे में एक इंसान ऐसा है जो बस चुपचाप शांति से बैठा सबको सुन रहा है। वो कोई भाषण नहीं दे रहा, किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन सिर्फ उसकी मौजूदगी, उसका वो ठहराव धीरे धीरे कमरे की एनर्जी को बदलने लगता है। उसे देखकर शायद जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा हो उसे भी एक पल के लिए एहसास हो कि वो क्या कर रहा है। हाँ, ऐसा होता है। उस शांत इंसान की मौजूदगी ही एक आईने की तरह काम करती है, जिसमें बाकी लोगों को अपनी बेचैनी दिखने लगती है। बिल्कुल, उसकी स्थिरता, उसकी प्रतिक्रिया न देने की क्षमता, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। उसकी शांति आपको अपनी भागदौड़ और बेचैनी का एहसास करा सकती है। इस तरह एक व्यक्ति की आंतरिक शांति बिना किसी कोशिश के चुपचाप दूसरों तक पहुंचती है। जैसे एक शांत झील का पानी अपने आसपास की हवा को भी ठंडा कर देता है, वैसे ही एक शांत इंसान अपने आसपास के माहौल को भी सुकून देता है। तो आज हमने द स्टिलनेस विद इन के जरिए शांति के इस सफर को बहुत करीब से देखा। हमने बचपन के उस बेफिक्र होने से लेकर बड़े होने की जिम्मेदारियों वाले बनने तक की यात्रा को समझा। हमने ये जाना कि खुशी शायद बाहर से मिल जाए, लेकिन शांति का रास्ता तो अंदर से ही होकर जाता है। और सबसे बड़ी बात कि असली शांति तूफान का न होना नहीं, बल्कि तूफान में लंगर डालकर खड़े रहना है। और अंत में ये भी कि ये शांति सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है, ये एक लहर की तरह है, एक खुशबू की तरह है जो चुपचाप दूसरों तक भी पहुंचती है और उन्हें भी प्रभावित करती है। ये एक ऐसा तोहफा है जो हम पहले खुद को देते हैं, लेकिन इसका फायदा अनजाने में उन सबको मिलता है जो हमारे आसपास हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये लेख हमें बनने के इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ से थोड़ा ठहर कर अपने अंदर के उस होने की अवस्था को फिर से खोजने के लिए कहता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या आज के इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में बनने की प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ा जा सकता है? शायद नहीं। तो क्या असली चुनौती और असली कला इसी में है कि हम बनने की अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने भीतर के उस शांत होने के एहसास को कैसे जिंदा रख सकते हैं? कैसे हम एक सफल इंसान बनने के साथ साथ एक शांत इंसान भी बने रह सकते हैं? इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।